हेलो बच्चों, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 9 ऑफ क्लास 12th फिजिक्स. Unit we are studying is current electricity, and the topic we have covered in the last lecture is about internal resistance, about the EMF of cell and about the terminal potential difference of the cell. तो जिस बच्चे ने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया है वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आपको क्लास 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से एक फ़ोल्डर मिल जाएगा. उस फोल्डर में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी लेक्चर अभी तक हमने कंडक्ट किए हैं वो सारे लेक्चर आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे. तो प्लीज़ वो लेक्चर्स पहले अटेंड कर लें बिफोर अटेंडिंग टुडेज़ लेक्चर. तो आज जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट ग्रुपिंग ऑफ सेल्स एंड दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. एंड आफ्टर दिस टॉपिक वी विल कवर द न्यूमेरिकल सेशन ऑफ 1 और मे बी इट मे गो टू द 2 लेक्चर्स. हम अच्छे से इस चैप्टर का न्यूमेरिकल सेशन कंडक्ट करेंगे. चाहे एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाया तो हम 2 लेक्चर में भी कवर करने की कोशिश करेंगे. तो बिना किसी रुकावट, बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर. बच्चों, फर्स्ट टॉपिक आई एम गोइंग टू टेक टुडे इज़ ग्रुपिंग ऑफ सेल्स. तो बिफोर प्रोसीडिंग टू इट्स डेरिवेशन पार्ट और डिफरेंट टाइप्स, सबसे पहले समझें ग्रुपिंग ऑफ सेल का मतलब क्या है, क्यों हमें ग्रुपिंग ऑफ सेल करनी पड़ती है. सबसे पहले ग्रुपिंग ऑफ सेल्स का मतलब है सेल्स को इकट्ठा कर देना. अब इकट्ठा हम किस तरीके से कर सकते हैं उस पर मैं बाद में आता हूँ. पहले इकट्ठा क्यों करते हैं हम सेल्स को, बहुत सारे सेल्स को हम क्यों इकट्ठा कर देते हैं. देखिए बच्चों, अगर मैं सिर्फ एक सिंगल सेल की बात करूं तो एक सिंगल सेल से मैं लिमिटेड अमाउंट ऑफ करंट को ड्रॉ कर सकता हूं. एग्जांपल से समझें, अगर मैं आपको बोलूं कि एक आदमी हमारे पास है काम करने के लिए, तो आप बताएं वो एक आदमी कितना काम कर सकता है. उससे हम लिमिटेड काम ही करवा सकते हैं. लेकिन अगर हमारे पास 10 आदमी अवेलेबल होंगे तो हम उन 10 आदमियों से सोचिए कितना ज़्यादा काम करवा सकते हैं विद इन दैट टाइम, जिस टाइम में वो एक आदमी काम करेगा. तो सिमिलर यहाँ पर भी है, एक सेल से हम लिमिटेड अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ कर सकते हैं. लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सर्किट में हमें बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट चाहिए होता है. हमें सर्किट में बहुत ज़्यादा वैल्यू का करंट भी कई बार चाहिए होता है. तो इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, सेल्स को इकट्ठा कर देते हैं. और सेल्स को इकट्ठा करने पर जो ऑपरेटस, जो डिवाइस हमारे पास बन के तैयार होता है दैट इज़ कॉल्ड बैटरी. सो व्हाट इज़ बैटरी? बैटरी इज़ द combination of cells that cells may be connected in series and that cells may be connected in parallel. उस पे मैं अभी आ रहा हूँ कि अगर सीरीज़ में कनेक्ट करें तो क्या इफेक्ट पड़ता है, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है. तो पहले हमने बहुत आराम से, बहुत आसानी से समझ लिया ग्रुपिंग ऑफ सेल्स क्या है. सेल्स को इकट्ठा कर देना. क्यों सेल्स को इकट्ठा किया गया? एक सेल से हम लिमिटेड अमाउंट ऑफ करंट ही ड्रॉ कर सकते थे, पर अगर मैं काफ़ी सारे सेल्स को इकट्ठा कर देता हूं तो हम लार्ज अमाउंट ऑफ करंट सर्किट में ड्रॉ कर सकते हैं, सर्किट में फ्लो करवा सकते हैं. और इस चीज़ को आप, जो मैंने बोला वो मैंने आपके सामने यहाँ पे नोट डाउन है, आप इसको नोट डाउन कर लें. एक की पॉइंट जो यहाँ पे मैंने बोला, एक की पॉइंट, उसको मैं आपके सामने यहाँ पे लिखना चाहूँगा. दैट इज़ बैटरी क्या होती है. बैटरी क्या होती है? बैटरी इज़ द combination of cells बैटरी क्या है? हमने बहुत सारे सेल्स को आपस में ग्रुप कर दिया, आपस में कनेक्ट कर दिया, आपस में कंबाइन कर दिया. दैट डिवाइस जो हमारे पास बन के तैयार होता है दैट इज़ कॉल्ड बैटरी. तो क्या इसका सिंबल रहता है उस पर भी आता हूँ. अब बात करते हैं कि ग्रुपिंग करने के हमारे पास क्या क्या तरीके अवेलेबल हैं. तो सेल्स को ग्रुप करने के लिए हमारे पास 2 बेसिक तरीके अवेलेबल हैं. उनका हम मिक्सचर भी कर सकते हैं. तो सबसे पहले वो 2 बेसिक तरीके क्या हैं? या तो मैं सेल्स को सीरीज़ में कनेक्ट करूं या तो मैं सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करूं. तो सीरीज़ में कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, अब उस चीज़ पे आते हैं. तो सबसे पहले हमने बोला कि ग्रुपिंग करने के हमारे पास क्या क्या मेथड अवेलेबल हैं. ग्रुपिंग ऑफ सेल मैं किस किस टाइप से कर सकता हूँ. दैट इज़
सेल्स इन सीरीज, या तो मैं सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करूंगा या सेल्स इन पैरेलल, या तो हम पैरेलल में कनेक्ट कर लेंगे, या तीसरा टाइप भी हमारे पास अवेलेबल है, डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट, हम मिक्सिंग ऑफ टू, हम सीरीज और पैरेलल की मिक्सिंग भी आपस में कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है करंट की रिक्वायरमेंट कितनी है सर्किट में, उस हिसाब से हम बैटरी तैयार कर लेते हैं, या आप बोलें इस तरह से हम सेल्स को आपस में ग्रुप कर देते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक 3 तरीके अवेलेबल हैं। अब इनको एक एक करके बारी बारी यहाँ पे स्टडी करते हैं कि अगर सीरीज़ में कनेक्ट करें तो पहले सीरीज़ में कनेक्ट करते कैसे हैं, सेकेंड थिंग सीरीज़ में कनेक्ट करने से क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, similar for parallel and similar for mixing. So please pause the video to note it down so that we can proceed to the first part, that is cells in series. I hope आपने नोट डाउन कर लिया होगा. So I am erasing this part and coming to the first part, that is cells in series. बहुत अच्छे से समझेंगे यहाँ पे, बहुत आसान सा टॉपिक है. First part I am taking is cells in series. तो कब मैं बोलूँगा कि हमने सेल्स को सीरीज़ में कनेक्ट किया है, सबसे पहले ये समझें, फिर इसके सब केसेस पर आते हैं. सबसे पहले सेल्स को हम कब बोलेंगे सीरीज़ में कनेक्टेड है, इफ़ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल, अभी आपको डायग्राम में भी ये चीज़ शो कर दूंगा, इफ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेकंड सेल, एंड सो ऑन, then that combination is called cells in series. हमने क्या बोला, अगर मैं फर्स्ट सेल के नेगेटिव टर्मिनल को सेकंड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दूं, तो वो जो कम्बिनेशन हमारे पास बनेगा, ऐसे कम्बिनेशन को हम बोलते हैं कि हमने सेल्स को सीरीज़ में कनेक्ट किया है. फॉर एग्जांपल, इसका अगर मैं आपको सिंबल या डायग्राम में यहाँ पे चीज़ शो करूँ, लेट दिस इज़ सेल नंबर 1, दिस इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल. मैंने आपको बताया था पॉजिटिव टर्मिनल को हम लंबे वाली लाइन से शो करते हैं एंड नेगेटिव टर्मिनल को स्मॉल वाली लाइन से. दिस इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल. हमने क्या बोला, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल इज कनेक्टेड टू, दिस इज सेल नंबर 1 इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेकंड सेल. दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज सेल नंबर 2. Similarly, the negative terminal of second cell is connected to the positive terminal of third cell. This is cell number 3 and so on. ये ऐसे ही चलता जाएगा. अगर ऐसा कम्बिनेशन हमें कहीं पे दिखता है तो हम बोलेंगे हमने सेल्स को सीरीज़ में कनेक्ट किया है. आई होप आपको सिंबल समझ आ गया होगा कि सेल्स को सीरीज़ में कैसे कनेक्ट करते हैं. और जब हम कहीं पे बैटरी दिखाएंगे, कहीं भी सर्किट में, जब आगे हम अभी पढ़ेंगे, वहाँ पे हम जब बैटरी शो करेंगे तो बैटरी के लिए भी मैं यही सिंबल शो करने वाला हूँ, कुछ इसी तरह का, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. तो अगर आप देखें तो यहाँ पर भी क्या है, सेल्स को सीरीज़ में कनेक्ट किया गया है इस बैटरी में, और काफ़ी सारे सेल्स हैं जिनको हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया है. तो बैटरी के लिए हम यही सिंबल यूज़ करेंगे, इस पे हम लेटर ऑन अभी आएंगे.
अभी मैंने आपको हल्का सा हिंट यहाँ पे दे दिया। आई होप आपको पहले ये समझ आ गया होगा कि सीरीज़ कम्बिनेशन के लिए सिंबल क्या है, कैसे पता चलेगा कि सेल्स को सीरीज़ में कनेक्टेड है। नेगेटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेकेंड सेल। सिमिलरली negative terminal of second cell is connected to the positive terminal of third cell, and so on. It keeps on going, depends on how much cell we have. So this is about cells in series. अब इसके भी आगे फर्दर सब केसेस आते हैं, उन पे आते हैं। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो इसके फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। मैं ये डायग्राम यहाँ पे रेज कर रहा हूँ, आई होप आपको ये क्लियर होगा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। First part under cells in series, when cells are of same EMF and same internal resistance, फर्स्ट पार्ट क्या है, अगर हम बहुत सारे सेल्स को सीरीज़ में कनेक्ट कर रहे हैं और वो सेल्स कैसे हैं, जिनका ईएमएफ सेम है प्लस उन सारे सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, अगर ऐसे सेल्स को हम सीरीज़ में कनेक्ट करें तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, आइए वो देखते हैं। सबसे पहले कंसिडर करते हैं n नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़, और सीरीज़ में कैसे कनेक्ट करेंगे। दिस इज सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3 and cell number 4 and so on are connected in series having same EMF। मान लेते हैं सेल नंबर 1 का EMF E, सेल नंबर 2 का EMF भी E, सेल नंबर 3 का भी E, सेल नंबर 4 का भी E एंड सो ऑन। यहाँ पे कोई एक लास्ट में एक सेल दिखा देते हैं जिसका EMF भी E, आर कनेक्टेड इन सीरीज़ और इनके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। चाहे तो आप डायग्राम को उल्टा भी दिखा सकते हैं, आप रेजिस्टेंस को ऊपर दिखाएं और EMF यानी सेल्स को आप नीचे भी दिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप डायग्राम को अगर दिक्कत हो तो उल्टा करके दिखाएं अगर आपको समझने में कोई दिक्कत होगी। तो हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया, और इनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इस सिंबल को मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, मतलब मान लेते हैं R है। तो हमने क्या कंसीडर किया, पहले कंसीडरेशन पार्ट नोट डाउन कर लें। कंसीडर n सेल्स ऑफ EMF E having internal resistance small r is connected in series। और सीरीज़ में कैसे कनेक्ट करते हैं उस चीज़ को भी आप साथ में लिख सकते हैं, दैट negative terminal of first cell is connected to the positive terminal of second cell and so on। तो ये हमने अभी तक कंसिडर किया है। लेट एक यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस R भी कनेक्ट किया है। लेट कैपिटल R रेजिस्टेंस is connected across the circuit इस सर्किट में करंट फ्लो होगा। करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी? ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो करंट कुछ यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करेगा। लेट दिस करंट इज आई। लेट आई करंट फ्लोज इन द सर्किट। मान लेते हैं आई करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है। अब नेट ईएमएफ ऑफ दिस combination, net EMF of this combination, net EMF कितना होगा? इज इक्वल टू पहले सेल का E, सेकंड सेल का E, थर्ड सेल का E, सबको प्लस कर दें
ई प्लस ई प्लस सो ऑन टू n टाइम्स। कितने सेल्स हैं हमारे पास? n सेल्स। तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा? n टाइम e। ये n कैसे आया यहाँ पे? जैसे अगर हमारे पास 10 सेल होते तो मैं सबका क्या करता, e प्लस ई 10 टाइम्स करता, तो हमारे पास आंसर आ जाता 10 इंटू ई। ऐसे ही हमारे पास n सेल्स हैं तो टोटल ईएमएफ कितना हो गया? दैट इज n इंटू ई। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल सेल्स कितना हो जाएगा? पहले सेल का R, सेकंड सेल का R, थर्ड सेल का R प्लस सो ऑन टू कितने सेल्स हैं? दैट इज n टाइम्स। सो इट विल बिकम n इंटू R। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया? दैट इज n इंटू R। अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे बनाना चाहूँ, इक्विवेलेंट सर्किट, इसका इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। थोड़ा सा कैमरा को एडजस्ट करें सो दैट आपको ये डायग्राम यहाँ पे दिख सके। अब मैं ये n सेल्स ना दिखा के एक इक्विवेलेंट ईएमएफ वाला सेल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ जिसका ईएमएफ कितना होगा? दैट इज़ n टाइम्स e। तो सारे सेल्स को हटा के यहाँ पे एक सेल हमने शो किया जिसका ईएमएफ कितना है? n टाइम्स e। और इन सारे सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? दैट इज़ n इंटू आर। सो दिस इज़ n इंटू आर और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस R कनेक्टेड है। दिस इज़ n इंटू आर। इनको आप डॉटेड बॉक्स में बंद कर दें। इसका मतलब क्या है डॉटेड बॉक्स में बंद करने का? दैट ये एक ही पार्ट है, इस सेल का ही ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। इस सेल का, जिस सेल का ईएमएफ n इंटू ई है, उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? n इंटू आर। तो इसीलिए इनको हमने एक डॉटेड बॉक्स में बंद कर दिया और दिस वाज द डायरेक्शन ऑफ करंट I। सो वी हैव drawn here equivalent circuit of this circuit we have drawn above. So from here total current in this circuit formula क्या होगा? that is total EMF upon total रेजिस्टेंस। यही फॉर्मूला होता है करंट का। अब हमें चाहिए टोटल ईएमएफ, हमें पता चल गया कितना है n इंटू ई, लेकिन हमें अभी तक टोटल रेजिस्टेंस पता नहीं है। हमें पता है दैट इज़ टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसे अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दूं तो यहाँ से फाइंड कर लेते हैं टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? एक तो हमारे पास है n इंटू आर। अब बताएं ये n इंटू आर और ये वाला रेजिस्टेंस कैपिटल R सीरीज़ में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है? जिस बच्चे को अभी भी लगता है कि ये दोनों पैरेलल हैं, दोनों आमने सामने दिख रहे हैं, पैरेलल में हैं, तो प्लीज़ वो बच्चा सीरीज़ पैरेलल वाला जो हमारा एक अलग से लेक्चर है उस लेक्चर को अटेंड करे। वहाँ से उसको क्लियर होगा कि ये सीरीज़ में है या पैरेलल में है। तो बच्चों ये सीरीज़ में कनेक्टेड है। रीज़न क्या मैंने आपको दिया था? अगर उन रेजिस्टेंसेस में से सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करे तो वो रेजिस्टेंसेस कैसे होंगे? सीरीज़ में। तो अगर आप यहाँ से देखें, यहाँ से I करंट फ्लो करता हुआ इस रेजिस्टेंस से, इस इंटरनल रेजिस्टेंस से फ्लो होता हुआ वापस बैटरी में आता है। तो सेम अमाउंट ऑफ करंट दोनों रेजिस्टेंसेस में से फ्लो किया, इसका मतलब दोनों रेजिस्टेंसेस आपस में सीरीज़ में है। और सीरीज़ के लिए हमें फॉर्मूला पता है, दोनों का हम सम कर देते हैं। दैट विल बी द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सो नाउ वी कैन फाइंड पुट इन 1 इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप वैल्यू पुट करें, वी विल गेट टोटल करंट दैट इज I इज इक्वल टू टोटल EMF इज n इंटू E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इज n इंटू R प्लस कैपिटल R. So this is the value of total current in the circuit when cells are connected in series having same EMF and same internal resistance. तो इसके कुछ स्पेशल केसेस भी आते हैं। स्पेशल केसेस क्या क्या हैं?
इफ़, मैं ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूँ। बच्चों बहुत अच्छे से हमने समझा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। केस नंबर वन, इफ़ दिस n इंटू आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत बड़ी वैल्यू है, तो अगर बहुत बड़ी वैल्यू में मैं बहुत छोटी वैल्यू ऐड भी करता हूँ तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे समंदर में अगर मैं एक गिलास पानी डाल दूँ तो समंदर को कितना सा फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरह है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस R से बहुत बड़ा है तो प्लस करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब R कैन बी निगलेक्टेड, R को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। इन दिस केस I विल बिकम n इंटू ई अपॉन n इंटू आर, n से n कैंसल, I विल बी इक्वल टू e अपॉन r। केस नंबर टू, इफ़ कैपिटल R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन n इंटू आर, इन दिस केस n इंटू आर कैन बी निगलेक्टेड, so equation will become I is equal to n into e upon n into r को neglect upon r. So these are the special cases. Please pause the video to note it down. Coming to the second part, बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, दिस चैप्टर इज़ गोइंग टू बी एंड, ख़त्म होने जा रहा है चैप्टर। एक तो न्यूमेरिकल सेशन मैं रखूँगा, उसी के बीच में आप लोगों का एक टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे, और वो टेस्ट आपका कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। वी विल मीट ऑन गूगल मीट पर लाइव इंटरेक्शन होगी, बिल्कुल आमने सामने, बिल्कुल वीडियो लेक्चर गूगल मीट पर करेंगे। आपसे पूछूंगा एक एक चीज़ एक एक बच्चे से, तो उनका आंसर आपको करना है। कोई अलग से मैं ऑब्जेक्टिव सेशन नहीं रख रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव सेशन अलग से कभी कंडक्ट कर लेंगे। फ़िलहाल जो आपका टेस्ट होगा दैट टेस्ट विल बी ऑन गूगल मीट। तो अभी से प्रिपेयर रहें, अभी से चीज़ों को रिवाइज़ करें। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ पूछ लें टाइमली, बाद में आप मत बोलें कि ये हमें समझ नहीं आया है। पहले ही बोलता हूँ कि कोई डाउट है तो साथ के साथ पूछें, हम साथ के साथ उन डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो 1-to-1 इंटरेक्शन होगी, हर बच्चे से जितना मुझे लगता है उतना मैं आपसे पूछूंगा, जो जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं। तो प्लीज़ अच्छे से रिवाइज़ कर लें, अपने नोट्स मैं पहले से बोलता हूँ साथ साथ प्रिपेयर करते रहें। अब जो बच्चे नोट्स नहीं भेजते हैं उन्हें पता है, वी विल सी व्हेन वी मीट ऑन गूगल मीट, देखते हैं उस दिन बात कर लेंगे इस बारे में भी। सो सेकंड केस वी आर टेकिंग हेयर इज़ when cells are of different EMF and internal resistance. So second case is when cells are of different EMF and different internal resistance. इससे पहले का जो हमने केस किया उसमें हर सेल का ईएमएफ सेम था, हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस सेम था। अब जो हम केस ले रहे हैं उसमें सेल्स का ईएमएफ डिफरेंट है, उनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी डिफरेंट है। कंसीडर कर लेते हैं कोई दो सेल्स, आप n नंबर ऑफ सेल भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे दो सेल लेके चल रहा हूँ, कनेक्टेड इन सीरीज, एंड लेट रेजिस्टेंस कैपिटल R is connected across them. Let EMF of first cell is E1, let EMF of second cell is E2, let internal resistance of first cell is R1, let
internal resistance of second cell is R2. So this is the scenario. Current will flow in this direction. ये आपको समझा चुका हूँ. So what is our consideration? Consider two cells of EMF E1 and E2, internal resistance R1 and R2 respectively, connected in series. Let capital R resistance is connected across them. Let I current flows in the circuit. अब यहाँ पे बात करते हैं इस फर्स्ट सेल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा. हमें पता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ऑलवेज लेस देन ईएमएफ, हमेशा ईएमएफ से छोटा होता है, ये भी मैंने आपको बताया था. और कितना छोटा होता है, दैट इज ईएमएफ माइनस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दैट सेल. सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस across first cell, let that is V1, मान लेते हैं उसकी वैल्यू V1 है. कितना होगा, दैट इज इसका EMF कितना है E1 माइनस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस सेल. तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा इस सेल के अक्रॉस, दैट इज I टाइम R1. सिमिलरली टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस across second cell, let that is V2, और ये कितना होगा, EMF of that cell minus potential drop across that cell, that is I into R2. So this is terminal potential difference across second cell. ये I into R कहाँ से आया, we know V is equal to I into R, ये हमने पढ़ा है ना ओम्स लॉ में. तो इस सेल के अक्रॉस करंट कितना है, आई ही करंट घूमेगा. रेजिस्टेंस कितना है इस सेल का, दैट इज R2. सो दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेकंड सेल. लेट V इज नेट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, लेट दिस इज V, एंड ये V किसके इक्वल होगा, दैट इज V1 plus V2. So putting the values, we will get E1 minus I time R1 plus E2 minus I time R2. इसे मैं ऐसे लिख दूँ, E1 plus E2 को एक साथ माइनस I दोनों में कॉमन, R1 plus R2. So this is net terminal potential difference across the circuit. This is the value of V, equation number 1. अब यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं, दैट इज़ अगर मैं V की वैल्यू लिखना चाहूँ, V किसके इक्वल होगा, अगर मैं इन चीज़ों को ना लूँ और एक कंप्लीट सर्किट के लिए लिखना चाहता, यानी अगर मैं इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे बनाता, इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनता, दैट इज इन दोनों ईएमएफ को हटा के एक ईएमएफ और इन दोनों इंटरनल रेजिस्टेंसेस की जगह पर एक रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस एक कैपिटल R, यहाँ से करंट I ड्रॉ करता. दिस इज नेट पोटेंशियल E, दिस इज नेट इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज R, और इस E की वैल्यू कितनी होती, इस E की वैल्यू होती E1 प्लस E2, इन दोनों का सम, और इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती, दोनों सीरीज़ में हैं तो R1 प्लस
R2, दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अगर मैं इस इक्विवेलेंट सर्किट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, स्पेलिंग चेक कर लेना, जल्दी में सब गड़बड़ होता है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फॉर इक्विवेलेंट सर्किट, इस इक्विवेलेंट सर्किट के लिए अगर मैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू लिखना चाहूँ तो वो कितना होगा, दैट इज V इज इक्वल टू EMF माइनस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस इंटरनल रेजिस्टेंस, सो इट विल बी I इंटू R if this value is R. So this is equation number 2. Compare 1 and 2. अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आप कंपेयर करें, फ्रॉम दिस इक्वेशन E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 एंड R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। सो कमिंग टू द फाइनल पॉइंट, total current in the circuit, that is I is equal to total EMF upon total resistance. So putting the value, total EMF is E upon total resistance is this R प्लस दिस कैपिटल R, दोनों सीरीज़ में हैं। आई होप आपको ये वैल्यू समझ आ गई होगी कि दोनों सीरीज़ में क्यों है, ऑलरेडी समझा चुका हूँ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ E एंड स्मॉल r, पुट वैल्यू ऑफ E एंड स्मॉल r, वी विल गेट I इज इक्वल टू, E की वैल्यू है हमारे पास E1 प्लस E2 डिवाइड बाय R की वैल्यू है R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R. सो दिस इज़ द टोटल करंट इन द सर्किट व्हेन सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज हैविंग डिफरेंट EMF एंड डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस. प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. सो बच्चों, हमने यहाँ पे बहुत आराम से, बहुत प्यार से समझ लिया है कि अगर सेल्स को हम सीरीज़ में कनेक्ट करें तो टोटल करंट सर्किट में कितना होगा, और दो हमने डिफरेंट केसेस ले लिए. अगर सेल्स का EMF सेम है, इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है तो वैल्यू कितनी होगी, और अगर सेल्स का EMF डिफरेंट है, इंटरनल रेजिस्टेंस डिफरेंट है तो वैल्यू क्या होगी. अब सेम जो आपके लिए होमवर्क है वो आपको खुद करना है व्हेन सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. सिमिलर दो केस जो हमने जैसे इसके लिए लिए हैं, बिल्कुल ऐसे ही आप सेल्स इन पैरेलल के लिए लेंगे. वहाँ पे आप चेक करेंगे कि करंट की वैल्यू कितनी होगी. किसी को कोई डाउट रहेगा तो प्लीज़ पूछ लेना, अपने नोट्स भेज देना. अगर पैरेलल वाला आपको समझ नहीं आएगा तो प्लीज़ पूछ लेना, ऐसे कॉपी पेस्ट मत करना. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. थैंक यू सो मच.